नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महासंग्राम की जो करीब 30 साल तक चला। एक ऐसा टकराव जिसने सिर्फ दक्षिण भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की किस्मत लिख दी। सोचिए, आखिर कैसे एक पूरी की पूरी कंपनी एक इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। ये सवाल वाकई हैरान करने वाला है ना? और इसका जवाब छिपा है 4 बहुत ही अहम युद्धों की एक सीरीज में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंग्लो मैसूर युद्धों की। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो 18वीं सदी का भारत मैदान सज चुका था और दो बड़ी ताकतें आमने सामने थीं, टकराने के लिए बिल्कुल तैयार। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, उसका सपना था यहां हुकूमत करने का। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था मैसूर का वो ताकतवर साम्राज्य जो तेजी से उभर रहा था और जिसकी कमान थी हैदर अली जैसे जबरदस्त लीडर के हाथों में। तो जाहिर है ये टकराव तो होना ही था, इसे कोई टाल नहीं सकता था। असल में मैसूर की जो बढ़ती हुई ताकत थी ना, वो अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई थी। और बस यहीं से शुरू होती है पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की कहानी। अब देखिए, अंग्रेजों का असली खेल सिर्फ मैदान पर नहीं था, उनका असली दांव था कूटनीति। उन्होंने सोचा मैसूर को अकेला कैसे किया जाए, तो उन्होंने हैदर अली के पड़ोसियों को यानी मराठों और निजाम को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं रही, बल्कि गठबंधनों की भी बन गई। लेकिन हैदर अली भी कोई कम नहीं थे, वो एक जबरदस्त रणनीतिकार साबित हुए। उन्होंने ना सिर्फ इस तिकड़ी को तोड़ दिया, बल्कि अंग्रेजों को ऐसी मात दी कि उन्हें बराबरी की शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ये जो मद्रास की संधि थी ना, ये सिर्फ जमीन वापस लेने देने की बात नहीं थी, इसमें एक बड़ा वादा भी था कि भविष्य में अगर किसी पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी रक्षा करेगा। पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। ये एक धोखा साबित हुई। अंग्रेजों ने बहुत जल्द अपना ही किया हुआ वादा तोड़ दिया और इसी धोखे ने, इसी विश्वासघात ने दूसरे और भी ज्यादा भयानक युद्ध की आग को हवा दे दी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो संधि के हिसाब से अंग्रेजों को मदद के लिए आना चाहिए था, पर वो नहीं आए। वो अपनी ही संधि से साफ मुकर गए। अब ये तो खुला विश्वासघात था और इसी ने हैदर अली को जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया और बस दूसरा युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसी युद्ध के बीच एक बड़ा मोड़ आया। हैदर अली की मौत हो गई। सबको लगा बस अब मैसूर का खेल खत्म, अब ये साम्राज्य बिखर जाएगा। पर तभी कहानी में एंट्री होती है उनके बेटे टीपू सुल्तान की। और टीपू ने ना सिर्फ लड़ाई को जारी रखा, बल्कि अंग्रेजों को इस कदर थका दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो एक बार फिर संधि की मेज पर आने को तैयार हो गए। यकीन मानिए, ये मैसूर के इतिहास का सबसे सुनहरा पल था, मैंगलोर की संधि। इसमें अंग्रेजों को ना सिर्फ जीती हुई जमीन और कैदी वापस करने पड़े, बल्कि उन्हें टीपू सुल्तान को मैसूर के असली कानूनी शासक के तौर पर मानना भी पड़ा। तो यह कोई बराबरी की संधि नहीं थी, ये तो मैसूर की जीत की संधि थी। अब दो बार मुंह की खाना, ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने ठान लिया था कि बस अब बहुत हुआ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। और यहीं से शुरू होता है तीसरा युद्ध, जो मैसूर के लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना जहां से बाजी पूरी तरह से पलट गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? असल में टीपू की बढ़ती ताकत और फ्रांसीसियों के साथ उनकी जो गहरी दोस्ती थी, वो अंग्रेजों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें एक डर सता रहा था कि कहीं ये दोनों मिलकर उन्हें भारत से बाहर का रास्ता ना दिखा दे। और इसीलिए उस वक्त के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने अपना एक ही मकसद बना लिया, टीपू सुल्तान को खत्म करना। और इस बार अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने मैसूर को हराया और संधि की शर्तें ऐसी रखीं जो सचमुच कमर तोड़ देने वाली थीं। मैसूर पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का भारी भरकम हर्जाना लगाया गया। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी बड़ी रकम, इसने तो राज्य के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, ये मैसूर के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। सोचिए, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा, खजाना तो पहले ही खाली हो चुका था, और सबसे दर्दनाक बात, जब तक हर्जाने की पूरी रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। ये एक ऐसा जख्म था जिससे उभरना लगभग नामुमकिन था। तो अब तस्वीर क्या थी? एक तरफ एक अपमानित, कमजोर हो चुका मैसूर
और दूसरी तरफ एक ऐसा ब्रिटिश साम्राज्य जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर आ चुकी थी। ये जो चौथा युद्ध था ना, ये सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, ये तो टीपू सुल्तान के अंत का ऐलान था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी की पूरी सैन्य ताकत मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर झोंक दी। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब टीपू सुल्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो दिन आ ही गया, 4 मई 1799। अपनी राजधानी के दरवाजे की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते मैसूर का शेर टीपू सुल्तान मारा गया। यह सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, यह एक पूरे दौर का, एक पूरे युग का अंत था। और टीपू की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाली जो आखिरी बड़ी ताकत थी, वो भी खत्म हो गई। मैसूर का वो 30 साल लंबा संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो जब लड़ाई की धूल बैठी तो आखिर क्या बदला? इन सारे युद्धों का भारत की किस्मत पर क्या असर पड़ा? चलिए अब ये समझते हैं कि मैसूर की इस हार का नतीजा क्या निकला। देखिए, इन दो संधियों के बीच का जो फर्क है ना, वो पूरी कहानी कह देता है। सिर्फ 8 साल के अंदर मैसूर एक बराबरी की ताकत से एक हारा हुआ, एक पंगु राज्य बन चुका था। इससे साफ पता चलता है कि सत्ता का तराजू कितनी तेजी से अंग्रेजों के हक में झुक गया था। तो मैसूर का क्या हुआ? अंग्रेजों ने पुराने वोडेयार राजवंश को गद्दी पर वापस तो बिठा दिया, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वो एक कठपुतली शासक थे। असली कंट्रोल, असली लगाम तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। मैसूर अब एक आज़ाद रियासत नहीं रहा, वो अंग्रेजों के अधीन एक राज्य बन गया। तो ये जो 30 साल की कहानी हमने देखी, ये मैसूर के उठने और फिर गिरने की कहानी है। एक ऐसी ताकत की कहानी जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी, अपनी बुलंदी पर पहुंची और फिर आखिर में उन्हीं के हाथों कुचल दी गई। और सच तो यह है कि इसी एक जीत ने पूरे भारत पर ब्रिटिश राज का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। और आज की ये चर्चा हम इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या होता अगर मैसूर जीत जाता? जरा सोचिए, अगर टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हराने में कामयाब हो जाते तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? शायद कुछ और ही होता, है ना? और यही सवाल हमें बताता है कि ये युद्ध कितने ज्यादा अहम थे।